बेटियों का पैतृक संपत्ति पर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर अब जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटों का है, उतना ही जितना बेटों का है। Now there is no ambiguity, no confusion that Section 6 of Hindu Succession Amendment Act 2005 confers right of co-partner on daughters, whether born before amendment of 2005 or after the amendment of 2005, in the same manner as of son with rights and liabilities. This is what Supreme Court has cleared in the recent judgment passed on 11th of August 2020 in Vinita Sharma versus Rakesh Sharma case, that daughters are co-partner by birth. It is irrelevant whether father was living on the date of amendment or not. Discrimination with daughter has been done away with, and they were provided equal treatment in the matter of property. नाउ द क्वेश्चन इज, अब कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये सबके लिए लागू है, क्या ये मैरिड के लिए भी है जिनकी मैरिज हो चुकी है, जिनकी 2005 के पहले शादी हुई थी, क्या ये उन प्रॉपर्टी के ऊपर भी लागू होता है जिन प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो चुकी है, जिनकी ओरल पार्टीशन हुई है फैमिली सेटलमेंट से, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है, बट जजमेंट कहीं भी नहीं कहती है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। जजमेंट ये कहती है कि ये रेट्रोएक्टिव है। तो रेट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव के बीच का जो डिफरेंस है ये समझना बहुत जरूरी है, और लॉयर्स के लिए और कॉमन मैन के लिए, दोनों के लिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, ये जो लॉ है ये कैसे अप्लाई होगा। तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट उज्जवल दुबे, और आज मैं विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस की मिनटेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, उसके मिनटेस्ट डिटेल को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये जो जजमेंट है इस जजमेंट की सारी बातें निकल कर आए। मैंने इसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जो कोपार्सनरी राइट है वो डॉटर को बाय बर्थ कैसे मिलता है, इसके बारे में बात करूंगा। दूसरे पार्ट में मैं पार्टीशन का क्या इफेक्ट है, वैसी प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन हो चुका है उसका क्या इफेक्ट है, उस प्रॉपर्टी के लिए ये कानून कैसे अप्लाई होगा। तीसरे पार्ट में मैं रेट्रोस्पेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा कि ये वास्तव में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, रेट्रोएक्टिव है, वो कैसे है, रेट्रोएक्टिव प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट क्या है। और फोर्थ पार्ट में मैं बात करूंगा कि किस केसेस में डॉटर्स को ये लॉ, इस अमेंडमेंट ऑफ 2005 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल सकता है, वो कौन से केसेस हैं और डॉटर्स की क्या लायबिलिटीज हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा की इस जजमेंट में अपनी दो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की प्रकाश वर्सेस फूलवती जो कि 2016 में आई थी, और दनम्मा वर्सेस अमर जो कि 2018 में आई थी, प्रकाश वर्सेस फूलवती को ओवररूल करा है और दनम्मा वर्सेस अमर को पार्टली ओवररूल करा है। तो क्या कंफ्यूजन था? कंफ्यूजन ये था कि प्रकाश वर्सेस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जब सेक्शन 6 में, अमेंडेड सेक्शन 6 में ये प्रोविजन किया गया कि डॉटर को बाय बर्थ कोपार्सनरी राइट मिलेगा, तो कंफ्यूजन ये था कि क्या उस डेट पर फादर का लिविंग होना जरूरी है, क्या उस बेटी के पिता का जीवित होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में 2016 में यह कहा कि हां, जिसके पिता जीवित हैं 2005 में 9/9/2005 को जिसके पिता जीवित हैं उन बेटियों को ही इसका फायदा मिलेगा, इस प्रोविजन का बेनिफिट मिलेगा, और जिनके पिता जीवित नहीं हैं उनको नहीं मिलेगा। ऐसा प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में कहा गया। उसके बाद 2018 में जो जजमेंट आई दनम्मा की, तो दनम्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, फादर चाहे 2001 में ही उनकी डेथ क्यों ना हो गई हो, फिर भी बेटी को उसका बेनिफिट मिलेगा। डॉटर को जो कोपार्सनरी राइट है, जो एज बाय बर्थ जो उसको मिला है सेक्शन 6 से, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट से, वो उसको मिलेगा। अब ये दो कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन हो गई, प्रकाश वर्सेस फूलवती की और दनम्मा वर्सेस अमर की। तो और ये दोनों जजमेंट 2 जजेस की थी। तो अब पूरे देश के कोर्ट्स में, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट्स में, ये कंफ्यूजन रहा कि कौन सी जजमेंट को अप्लाई किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फॉलो करने के लिए प्रेसिडेंट होती है, वो दूसरे लोअर कोर्ट्स हैं उसको फॉलो करते हैं। तो अब कौन सी जजमेंट को फॉलो करें, प्रकाश वर्सेस फूलवती को करें या दनम्मा वर्सेस अमर को करें।
तो ये तो जजमेंट कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन होने की वजह से, क्योंकि दोनों दो जजेस की थी, इसको लार्जर बेंच को भेजा गया। तो विनीता शर्मा के केस में ये रेफरेंस 3 जजेस में ने इसको सुना, और 3 जजेस ने सुनने के बाद ये डिसाइड किया, डिसीजन ये आया कि को पार्टनरी राइट जो बाय बर्थ डॉटर्स को मिलेगा सेक्शन 6 से, वो मिलेगा। ये इररेलीवेंट है कि लिविंग को पार्टनर और लिविंग डॉटर का जो कॉन्सेप्ट है ये इररेलीवेंट है। मतलब पिता जीवित हो या ना हो, उसका जन्म, जो बेटी का जन्म है, जो डॉटर का जन्म है, उसका जन्म जब से हुआ है तब से उसको राइट उसी तरह से है, इन द सेम मैनर जैसे कि बेटे को राइट है। तो को पार्टनर कौन से होते हैं? को पार्टनरी इज लिमिटेड टू 4 डिग्रीज। 4 डिग्री कहने का मतलब है जैसे कि मेरे पिता, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये 4 लोग जो हैं, ये जो 4 जनरेशन है, ये कोपार्सनरी में आती है। इट इज लिमिटेड टू 4 डिग्री ओनली। अब जो कोपार्सनरी का क्या राइट है? राइट ये है कोपार्सनरी का कि कोपार्सनर्स जो होंगे, जो कोपार्सनर्स होंगे, वही पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की पार्टीशन का पहले बेटियां डिमांड नहीं कर सकती थी, क्योंकि बेटियां कोपार्सनर्स नहीं थी। तो जो कोपार्टनर्स होंगे, बेटे इसलिए डिमांड कर सकते थे प्रॉपर्टी का पार्टीशन, प्रॉपर्टी का बंटवारा, कि मेरे पक्ष में किया जाए क्योंकि मैं कोपार्टनर हूं। तो जो वो 4 डिग्री में आते हैं वो कोपार्टनर्स हैं, और कोपार्टनर्स को पार्टीशन डिमांड करने का राइट है। कोपार्टनर्स को प्रॉपर्टी में बाय बर्थ उसको राइट मिलता है। जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका राइट मिल गया। अब आते हैं कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो आया, उसने क्या किया, जो सर्वाइवरशिप रूल जो था, तो वो सर्वाइवरशिप रूल को अब्रोगेट करके इंटेस्टेट और टेस्टामेंट्री, ये 2 तरह से सक्सेशन को उन्होंने बताया। तो जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो गया, जिसमें कि विल बनाई गई, वसीयत बनाई गई जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी उसके लिए। जो इंटेस्टेट सक्सेशन है, जिसमें कि ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिट की गई, जो पिता से, दादा से, ग्रेट ग्रैंडफादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर से जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई, उस प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन है, तो पहले उसमें सिर्फ बेटों का हक होता था। लेकिन अब चूंकि बेटियां भी कोपार्टनर है बाय बर्थ, तो अब बाय बर्थ कोपार्टनर होने की वजह से अब बेटियां भी पार्टीशन डिमांड कर सकती हैं। रेलिवेंट इज बर्थ विद इन डिग्री ऑफ कोपार्टनरी टू विच इट एक्सटेंड्स। बस अब ये रेलिवेंट है कि उस डॉटर का, उस बेटी का, उस कोपार्टनरी में जो उस कोपार्टनरी में उसका जन्म होना चाहिए। अगर जैसे एक फादर के एक बेटा है, एक बेटी है, तो पहले बेटे को ही ट्रांसफर था, पहले जो लॉ था उसके हिसाब से वो इनहेरिटेंस वो बेटे को ही था, लेकिन अब बेटा और बेटी दोनों को है। अब बेटी भी कोपार्टनर है, अब बेटी भी पार्टीशन डिमांड कर सकती है। तो डॉटर्स का ये राइट एब्सोल्यूट है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उसकी मैरिज हो चुकी है 2005 के पहले या वो अनमैरिड है। अगर उसकी मैरिज हो भी चुकी है तो भी वो जो उसका प्रॉपर्टी में राइट है वो उसको क्लेम कर सकती है। अगर उसको नहीं दिया जाता है तो वो उसके लिए पार्टीशन सूट फाइल कर सकती है सिविल कोर्ट में। और यहां पर एक बात और बता दूं, कोपार्टनरी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो 4 डिग्री मैंने बताई, तो उसमें प्रीवियस जनरेशन गोज आउट, सब्सिक्वेंट जनरेशन कम्स इन। मतलब पुरानी जनरेशन के जाते ही नई जनरेशन उसमें ऐड होती जाती हैं, तो वो 4 डिग्री बनी रहती है उस तरह से। तो अगर बेटी की, अगर उसकी डेथ भी हो चुकी है, तो भी उसके जो बच्चे हैं वो अपनी मां का राइट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि सन के बाद ग्रैंडसन हो जाता है कोपार्टनर, तो वैसे ही अब डॉटर के बाद भी उसके बेटे भी अब उसमें राइट होगा, उनका भी कोपार्टनरी राइट होगा। तो ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन उन केसेस में जिन केसेस में कि जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जिसकी की पार्टीशन हो चुकी है 2005 के पहले, और वो पार्टीशन जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 2005 है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड पार्टीशन हुई है, या फिर कोर्ट की कोई डिक्री से, कोई फाइनल डिक्री से उसकी पार्टीशन हुई है, तो वैसे केसेस में डॉटर क्लेम नहीं कर सकती है प्रॉपर्टी का। यहां मैं एक बात और बता दूं कि जो ओरल पार्टीशन है, जो ऑरली हुआ है, जिसमें जो पार्टीशन रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे पार्टीशन का प्ली नहीं लिया जा सकता है।
कोर्ट ने ये क्लियर कह दिया है अपनी जजमेंट में कि वैसी प्ली जो होगी उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, वैसा प्ली नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि जो ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली का स्टेटस अगर सिर्फ आप ये ओरल एविडेंस देते हैं कि वो अलग रह रहे हैं, अलग खाना खा रहे हैं, अलग अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सिर्फ ये इस ग्राउंड पर पार्टीशन नहीं होता है, ये पार्टीशन एक्सेप्टेड नहीं है। ये हो सकता है कि किसी की सर्विस, किसी की जॉब, उसकी वजह से वो कहीं और रह रहा हो, या फिर किसी और वजहों से भी वो अलग रह रहा हो। मतलब सिर्फ सीवियरेंस इन फूड एंड वर्शिप को ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता है। तो कहने का जो इसका कंक्लूजन ये है कि ओरल पार्टीशन का प्ली नहीं लिया जा सकता है, वो प्ली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ वैसे पार्टीशन, वैसे टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन जो कि कोर्ट के द्वारा हुए हैं या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट 2000 एक्ट के अकॉर्डिंग उनको रजिस्टर्ड किया गया है, वैसे पार्टीशन जिस प्रॉपर्टी के हो चुकी है 2005 से पहले, 20/12/2004 के पहले, ये डेट याद रखना है, उस डेट के पहले जिस प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो चुकी है उन प्रॉपर्टीज के केसेस में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। वहां पर डॉटर्स क्लेम नहीं कर सकेंगी, वहां पर डॉटर्स पार्टीशन सूट फाइल नहीं कर सकेंगी। लेकिन दूसरे सभी केसेस में डॉटर्स को जो बाय बर्थ कोपार्सनरी राइट है वो उसको मिलेगा। नाउ कम टू अनदर पॉइंट। अनदर पॉइंट इज रेट्रोस्पेक्टिविटी, जो रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट या प्रोस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट। तो इसमें जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये प्ली रखा कि अगर इसको रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन अगर इसको किया जाएगा तो जो केसेस हैं वो पुराने केसेस भी, जो दूसरे केसेस जो सेटल हो चुके हैं उन केसेस के लिए उन वैसे केसेस भी फ्लडेड हो जाएंगे कोर्ट्स में। तो इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जो वर्ड यूज किया सॉलिसिटर जनरल ने, श्री तुषार मेहता जी ने, उन्होंने कहा कि रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन, रेट्रोएक्टिव वर्ड यूज्ड, और इसको कोर्ट ने माना भी। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी कहा ये रेट्रोएक्टिव है। तो रेट्रोएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोएक्टिव का मतलब होता है कि जो राइट्स अक्रू हुए हैं वो इन फ्यूचर, वो फ्यूचर के लिए है, वो इन फ्यूचर वो राइट्स जो है वो रहेंगे, उसका एप्लीकेशन इन फ्यूचर होगा, ये कहने का मतलब है। और कोपार्सनरी राइट तो बाय बर्थ ही है, तो अगर बेटियों का डॉटर्स को बाय बर्थ ही वो राइट मिल गया है, तो ये वर्ड जो है ये रेट्रोएक्टिव यूज किया गया है वहां पर, और रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट ये वर्ड नहीं यूज किया गया है। तो वैसे जो भी पार्टीशंस हैं, वैसे जो भी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशंस हैं जो कि हो चुके हैं, जो सेटल्ड हो चुके हैं या फिर कोर्ट की डिक्री आ चुकी है, उनको रीओपन नहीं किया जाएगा। वैसे केसेस को रीओपन नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ डिस्कशन मैं समराइज कर देता हूं उन सारे प्रिंसिपल्स को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कोट करा है। एज इट इज मैं उसको रीड कर देता हूं सो दैट आपको ये क्लैरिटी आ जाए। मेयरली बाय रीजन दैट मेंबर्स आर सेपरेटेड इन फूड एंड रेसिडेंस फॉर कन्वेनियंस एंड सेपरेट रेसिडेंस एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू सर्विस और अदरवाइज डज नॉट शो सेपरेशन। Every Hindu family is presumed to be joint unless contrary is proved. Plea of partition based on oral evidence alone cannot be accepted and to be rejected outrightly. Next point is provisions contained in substituted section 6 of Hindu Succession Act 1956 confer status of co-partner on the daughter born before or after amendment in the same manner as with the son, एज सन विद सेम राइट्स एंड लायबिलिटीज। यहां पर एक बात और बता दूं कि डॉटर की भी अब वही लायबिलिटीज हैं। जैसे सन की अगर कोई डेट है तो उसके ऊपर कोई कर्ज है तो उसकी लायबिलिटी होती थी, तो वैसे ही अब डॉटर्स की भी लायबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉटर्स को राइट्स दिया गया है, उनकी लायबिलिटीज नहीं है, अब उनकी भी वो सारी लायबिलिटीज हैं जो सन की भी हैं, जो सन की रही हैं, जो डॉटर्स बेटे की रही हैं। सिंस राइट इन कोपार्सनरी इज बाय बर्थ, it is not necessary that father co-partner should be living as on 9/9/2005. However, in exceptional cases where plea of oral partition is supported by public documents and partition is finally evinced in the same manner as if it had been effected by a decree of court, it may be accepted. मतलब इन एक्सेप्शनल केसेस के बारे में कहा गया है कि अगर ओरल पार्टीशन किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होता है तो उस केस में कोर्ट उसको कंसीडर
कर सकती है, बट जनरल केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो ये दो डेट याद रखनी है, एक 9/9/2005 की और एक 2/20/2004 की। तो ये थी आज की डिस्कशन। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।